शहजाद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, और अब तक जो रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो मज़ीद फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी। अब तक आपको क्या लगता है कि मीडिएशन की कोई सीरियस एफ़र्ट अमेरिका की तरफ से या किसी और एंटिटी की तरफ से की ही नहीं गई, या फिर चीज़ें इतनी आगे चली गई हैं, एस्केलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया और इसीलिए दोनों फ़रीक़ैन सिर्फ जंग में मसरूफ़ हैं और बातचीत पे आमादगी का इम्कान नहीं है? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है कि कभी जो मुसालियत की या जंगबंदी की जो कोशिश होती है, ये जब भी कोई भी किसी किस्म की सिचुएशन हो, इसमें कभी ख़त्म नहीं होती। कोई ना कोई बैकग्राउंड में आपस में ताल्लुक बना के कुछ लोग ज़रूर कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, और यकीनन उसके अंदर इसराइलियों के साथ भी कांटेक्ट होगा या ईरानियों के साथ भी होगा या दो मुतखारिफ ग्रुपों के बीच में, ये तो कोई चलती रहती है। उसका असर कब नजर आता है, ये बुनियादी सवाल है। और वो करने वाले कौन हैं, ये आई थिंक ये दो सवाल हमें उसमें देखे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका चूंकि जो प्रेमाइस है, जिसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बनाया कि फजाई हमले, अब ये फजाई हमले जो हैं, या आपने हवाई हमले, आई डोंट नो क्या वो लफ्ज यूज किया, यहां पर आज की जंग में मैंने देखा जो पिछले हमारी 4 दिन की इंडिया के साथ थी, और वो एक सॉर्ट ऑफ इनिशिएशन थी इस तरह की जंग के अंदर। और उसके बाद फिर अब हमने ये देखा ईरान और उसके बीच में, जहां पर कि मिसाइल्स का जो एक्सचेंज है। अब मैं खुद अपने दिमाग में आजकल ये सोचता हूं कि मिसाइल को फजाई हमले कहा जाए या ना कहा जाए, या फजाई हमले वही होते हैं जो जहाजों के साथ, जंगी जहाजों के साथ किए जाते हैं दूसरे मुल्क में जाके। लेकिन बहरहाल मिसाइल वॉरफेयर आज हकीकत बन चुकी है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका नताइज क्या होंगे, कौन मुल्क किस तरीके से उसका दिफा किया जा सकता है या नहीं कर सकता, या किस हद तक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो ये किस किस्म की जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ये वो सवाल हैं जो कि शायद अभी एक यकदम या एकदम से हम शायद इनके जवाब ना दे सकें, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी का मामला है। दूसरी बात, आपके मेन सवाल की तरफ देखिए, इसके 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 जो जंग स्टार्ट हुई इसराइल की तरफ से, उसके मकासद क्या थे। अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है, और इसराइल तो है ही है, इसराइल तो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट है। इसराइल का मकसद तो यही हो सकता है कि मैं इनकी जो न्यूक्लियर ताकत है, न्यूक्लियर कुव्वत है, जिसके ऊपर के IAEA ने कोई 4, 5, 6, 7 दिन पहले शायद एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग की, और उसमें ये कहा कि ईरान ने वायलेट किया है अपने एग्रीमेंट की काफी टर्म्स को, जिसमें अमेरिका निकल चुका था बाहर, लेकिन बाकी P5+1 या P4+1 तो अभी भी मौजूद थे, और IAEA उसी के तहत ही उनकी इंस्पेक्शन कर रहा था। तो उनको वायलेट किया गया है। और साथ ही साथ देखिए, ये भी याद रखें कि ईरान जो है ये नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट का मेंबर भी है, ट्रीटी का मेंबर भी है, इसमें सिग्नेटरी भी है। तो ये तमाम चीजें जब देखी गई तो उसको आसान था डिक्लेयर करना इन वायलेशन ऑफ दीज टर्म्स। उसकी वजह से एक जवाब पैदा किया गया, अब वो बनता है या नहीं बनता, जिसकी बुनियाद पर इसराइल ने हमला किया, जो कि बहुत अरसे से करना चाह रहा था। और खासतौर पर जब आप देखते हैं कि लेबनान भी गया, फलाना भी गया, उसके साथ हमास को भी जो बिल्कुल उन्होंने जेर कर दिया, तो तकरीबन वो तमाम जो उनके आगे लीवर्स थे ऑफ पावर प्रोजेक्शन, वो जब खत्म हो गए, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि अब अगली बारी ईरान की ही है। तो इसराइल ने तो उस मकसद के लिए किया, किस हद तक उनको डिमोलिश कर पाया, नुकसान कर पाया, कितना स्लो कर पाया उनके न्यूक्लियर प्लान को, प्रोग्राम को, ये एक और सवाल है जो कि हम एक अंदाजा ही रख सकते हैं, कोई हतमी बात उस पर नहीं की जा सकती। एक और चीज मेरे ख्याल में जो अमेरिका का, इसमें मुझे छोटी सी बात करूंगा, एक सियासी पहलू भी है कि अमेरिका शायद ये तो चाहेगा ही कि उसके जो एग्रीमेंट भी यही करना चाह रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी काबू में लाया जाए, किसी रेगुलेशन के नीचे लाया जाए, लेकिन एक रिजीम चेंज का मसला भी ये लेके काफी अरसे से चल रहा है। उनको लगता है कि शायद इसराइल की एक्सेप्टेबिलिटी अब्राहम अकॉर्ड्स के नीचे या बाकी जगहों में मिडल ईस्ट के अंदर तब ज्यादा बेहतर हो पाएगी, अगर ये जो एक दो चीजें उनको मसाइल नजर आते थे, जिसमें ईरान बहुत बड़ा मसला था, अगर इसको किसी तरीके से तब्दील किया जा सकता है, और रजीम चेंज उनके हाथ में वो एक ऐसा मोड़ है जिसके थ्रू कर सकते हैं। कितनी मार कौन सहता है, ये डिसाइड करेगा कि ईरानियन किस तरह रिएक्ट करते हैं और इसराइली किस तरह रिएक्ट करते हैं, और कितनी जल्दी जंग बनती है। तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल चेंज, ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक जो मुख्तलिफ अज़ाइम थे इसराइल के, उसमें से एक है। लेकिन फैसल, इसके अलावा जो अगर तारीख़ी एतबार से हम देखें तो जब भी कोई मीडिएशन या कोई मुआहदा आया, वो फ़लस्तीन के साथ होना हो या फिर वो ईरान के साथ होना हो, तो इसराइल उसको अपने फेवर में नहीं समझता,
जिस तरह कैंप डेविड समिट की तारीख है उसको बाद में डीरेल करवाया। फिर अब रिसेंटली अगर देखा जाए JCPOA से भी वो बहुत खुश नहीं थे, और अब जो टॉक्स हो रही थी जिसके 5 राउंड्स मुकम्मल हो गए थे, इस पर भी इसराइल का ये कतई नज़र इस बात से कि वहाँ पर नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम से आकर हमला कर देना और मिलिट्री टॉप ब्रास को निशाना बनाना। आपको लगता है कि जो बाश आज़ाद साहब कर रहे हैं वो तो तमाम मौज़ूआत बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि नेतन्याहू को इस बात का इल्म है कि अगर कोई डील हो जाए, कोई मुआहदा हो जाए, तो वो उनकी फेवर में नहीं है, वो लोकल ऑडियंसेस को फिर क्या बेचेंगे वहाँ पे? बहुत शुक्रिया। देखिए, शहजाद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस जंग का फैसला इस बात पर होगा कि कौन ज़्यादा मार खा सकता है, और बस यही यहाँ पर वो बुनियादी बात है इस पूरी लड़ाई में। लंबी रेस का घोड़ा कौन है? आपने मेरे एनालिसिस में इससे पहले भी जरूर ये बात नोट की होगी कि मेरे ख्याल में लंबी रेस का घोड़ा ईरान है, इसराइल तनहा नहीं है। हाँ, उसके साथ अगर अमेरिका और बाकी उसके जो एलाइज हैं वो पूरी ताकत से आकर खड़े हो जाएं, तब वो एक सस्टेनेबल ईरानी बम्बारमेंट ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकता है बल्कि इसको इसी लेवल पे, इससे ज़्यादा लेवल पे रिटेलिएट भी कर सकता है। जो इसकी प्रेम्प्टिव स्ट्राइक की एक लॉजिक है, अगर हम इस लॉजिक को मान लें तो फिर तो कोई भी ताकतवर मुल्क पूरी दुनिया को खंडर बना सकता है कि मुझे फलां जगह से खतरा है, फलां जगह से खतरा है। ईरान ने आखिरी इतलात तक अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक भी उन रूल्स को वायलेट नहीं किया था जो कि उसके ऊपर अमेरिका बेशक निकल गया था न्यूक्लियर एग्रीमेंट से, लेकिन बाकी यूरोपियन ममालिक, चाइना और रशिया उसमें थे, तो उसने उनको अभी तक वायलेट नहीं किया था। जो उनको प्रॉब्लम था, जिससे ये खौफजदा थे खास तौर पर इसराइली, वो इनका फर्दू प्लांट है, क्योंकि उसकी इंस्पेक्शन में कुछ कैमरास ईरान ने बंद कर दिए थे, कुछ उसकी जगहों पर इंस्पेक्शन नहीं करने दी थी, और आपको पता है वो 0.5 किलोमीटर गहराई में है, जो अमेरिकन B-2 बम्बार भी आकर उसको तबाह नहीं कर सकते। उनको भी बहुत लंबी सस्टेन्ड एक बम्बारी वहां पर करना पड़ेगी। तो जब उसकी इंस्पेक्शन बंद हुई तो उस वक्त फिर इनको एक जवाब मिला कि हम इसको जवाब बनाकर हमला करते हैं, लेकिन ये भी जवाब इसलिए नहीं माना जा सकता कि अभी तक NPT में ईरान है। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त इखलाक कानून, इंटरनेशनल लॉ की बात तो बिल्कुल फजूल है, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। अमेरिका खास तौर पर अपनी मीडिएशन पावर, अपना सालसी का जो किरदार है, इसका जवाब, इसका कानूनी इखलाकी जवाब मुकम्मल तौर पर खो चुका है। क्योंकि जब आप दो लड़ने वाले ग्रुप्स में एक के साथ खड़े हों, उसको वेपन दे रहे हों, और दूसरे के मिलिट्री कमांडर्स को आपने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ हो, तो आप मीडिएशन नहीं कर सकते। जो भी अमेरिका कह रहा है वो ये है कि ईरान सरेंडर कर दे, हमास सरेंडर कर दे, हिजबुल्लाह सरेंडर कर दे, मतलब जो भी इसराइल के मुकाबले में है वो सरेंडर करे, उसका मुज़ाकरात यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जाहिर है इस तरह तो कोई भी पावर आपसे नेगोशिएट नहीं करेगी। और इसमें जो सबसे कमजोर फरीक था 25 मील लंबी एक पट्टी में गजा में हमास, वो उसने भी अब तक सरेंडर नहीं किया। तो कहाँ ये इस बात पे ये इसको कायल कर सकेंगे कि ईरान सरेंडर कर दे अपनी न्यूक्लियर सलाहियत। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ईरान की ये गवर्नमेंट आप खत्म कर भी लें, नई जो आएगी वो भी न्यूक्लियर पावर को नहीं छोड़ेगी, वो भी इसराइल की दोस्त नहीं होगी। रजा शाह पहलवी भी उससे पहले यही काम कर रहे थे, और ये न्यूक्लियर प्लांट और एटमी एनर्जी, ये एटॉमिक बॉम्ब हासिल करने की दौड़ में आयतुल्लाह से पहले शहंशाह थे।